नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा चुका हूं। सर्वनाम का पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा चुका हूं। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं दूसरा भेद से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस वीडियो में मैं कंप्लीट सर्वनाम कर दूंगा। अगर आप सर्वनाम के लिए इससे पहला वीडियो नहीं देखे तो थोड़ा कष्ट होगा आपको। पहला वीडियो जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर आपको बेहतर तरीके से सर्वनाम समझने हैं तो इससे पहला वीडियो अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम या सर्वनाम किसे कहते हैं वो वीडियो देख लीजिए। आज शुरू कर रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आप बीच में अगर स्किप करके आप फटाफट आगे को बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू वीडियो को ढंग से देखिए। आपने बीच में फटाफट आगे को बढ़ा दिया तो आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखें, अच्छी तरह देखें, समझें। मेरे लिए मत देखें वीडियो, ठीक है, अपने लिए देखें कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। मैं गारंटी देता हूं समझ में पूरा आएगा, पर आपको देखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। अन्यथा आपकी इच्छा है, आप नहीं भी देखते हैं तो आपकी हानि होती है, आपकी भी हानि होती है, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह देखें, समझने का प्रयास करें। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा चुका हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़ाए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मैं, मेरा, मुझे, मुझको, सामने तू, तेरा, तुझे, तुझको, आप, आपका, तुम, तुम्हारा, थर्ड के लिए वह, उसका, उसके, उसकी, यह, ये, इसका, इसके, इसकी, ठीक है। अब सामने उपस्थित निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है ना, ध्यान देना। निश्चयवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के ही शब्द आते हैं, वही शब्द आते हैं जो मध्यम अन्य पुरुष में आए थे, जो अन्य पुरुष में आए थे। इसके 3 भेद थे ना। तीसरा भेद जो था अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में जो सर्वनाम शब्द आ रहे थे वह और इसके तिर्यक रूप, यह और इसके तिर्यक रूप, यही इसमें भी आते हैं। निश्चय अंतर क्या होता है फिर? अंतर यह होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में इशारा करने की जरूरत नहीं होती है। अर्थात इसमें जैसे वह बोल देता हूं, थर्ड पर्सन के लिए इशारे नहीं करूंगा। देखना, राम मेरा मित्र है, वह आज नहीं आया है, कोई इशारा करने की जरूरत नहीं है। राम मेरा मित्र है, वह आज नहीं आया है, नहीं कहना इशारा। लेकिन अगर मैं इशारे के साथ वह बोलूं तो राम मेरा मित्र है, वह आज नहीं आया है, बिना इशारे के, इशारे के साथ बोलता हूं वह। देखिए वहां पर एक पुस्तक रखी है या वहां पर एक गाय है, तो वह गाय, देखो वह गाय मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। बिना इशारे के बोलो तो वहां पर पुस्तक गाय है या पुस्तक है, बिना इशारे के बोलो वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। वहां पर रखी है और बिना रखे बोलोगे वह पुस्तक यहां रखी है, ध्यान देना, इधर को रखी है। और मैं इधर रखी हुई पुस्तक के लिए बिना इशारा किए बोलूं वह पुस्तक मेरी है, तो सामने वाला कहेगा कौन सी? फिर मुझे बोलना पड़ेगा, इशारा तो करना ही पड़ेगा। फिर इशारे जहां करने पड़े ना, इशारा माने संकेत, इशारा माने संकेत। इसलिए इस सर्वनाम शब्द को, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द के लिए, इस सर्वनाम शब्द के लिए माने कि निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए क्या, ध्यान देना, इसके लिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। किसको? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या? कि जहां पर इशारा करना पड़े, इशारा माने संकेत, संकेत माने इशारा, संकेत माने इशारा ही होता है। संकेत करना पड़े, जैसे बिना संकेत के नहीं हो। जैसे माना ये डस्टर है, ये डस्टर है और ये डस्टर यहां पर रखा है, ये डस्टर यहां पर रखा है, इस मेज में रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा? बिना इशारा करूंगा, यह डस्टर, या डस्टर नहीं बोलूंगा तो इसे उठाओ, इसे। अब ये यहां पर रखा है और मैं इधर को देखकर बोलूं इसे उठाओ, तो किसी को समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहे हैं। जब तक मैं इसकी ओर देखूं नहीं, देखकर इशारा करूं, इसे उठाओ, चाहे आंखों से इशारा करूं, चाहे हाथ से इशारा करूं, या इसे उठाओ कहूं या फिर इसे उठाओ कहूं, कैसे ही भी इशारे कैसे ही भी करूं, मेरे को इशारा करना पड़े। इशारा करना पड़े तो संकेत माने इशारा, संकेतवाचक, और उसको निश्चयवाचक कहते हैं। इसलिए वह सर्वनाम शब्द जिनके उच्चारण में निश्चित ही संकेत करना पड़े,
संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संकेत माने इशारा होता है, निश्चयात्मक संकेत करना पड़े, ठीक है। अब जैसे यहां पर ये मेरी पुस्तक है, ये यहां पर एक पुस्तक रखिए, ये मेरी पुस्तक है, इशारा करूंगा। चाहे मैं ऐसे कहूं ये मेरी पुस्तक है, चाहे मैं कहूं ये मेरी पुस्तक है, कैसे भी इशारा आंखों से करूं या फिर हाथों से इशारा करूं, कैसे भी इशारा करूं, इशारा करना पड़े। लेकिन अन्य पुरुष में इशारा नहीं करना पड़ता। अन्य पुरुष जो इससे पहले पढ़ा चुका था हमें, तो लिखो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कराते हैं, निश्चित संकेत कराते हैं। व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत कराते हैं, निश्चित संकेत कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। देखिए, संकेत करने के कारण इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम शब्द भी कहते हैं। संकेत करने के कारण इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम शब्द भी कहते हैं। संकेत करने के कारण इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम शब्द भी कहते हैं। संकेत करने के कारण इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम शब्द भी कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम शब्द भी कहते हैं। लिखो, संकेत का अर्थ इशारा होता है, संकेत का अर्थ इशारा होता है, संकेत का अर्थ इशारा होता है, इशारा होता है। अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द निश्चित ही किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर, निश्चित ही किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत अर्थात इशारा कराते हैं, संकेत अर्थात इशारा कराते हैं, संकेत या इशारा कराते हैं। लिखो, इसमें एक चीज और लिखो, अथवा, अथवा, अथवा। एक परिभाषा और लिखो, ध्यान देना। हाँ, क्या खाली लिखना नहीं है, समझना भी। इतना तो समझ गए ना, संकेत कराना पड़े, इशारा कराना पड़े। बिना इशारों के नहीं होगा, इशारा करना पड़ेगा। बिना इशारों के बोलोगे तो अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे दोनों बोलता हूं, देखो दोबारा, वह, सामने वहां पर एक लड़का बैठा है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। वो सामने बैठा है तो मैं बोल दे रहा हूं वह मेरा भाई है, इशारा कर रहा हूं। अब वहां बैठा है मेरा भाई, तो उधर ही की ओर इशारा करूंगा, वह मेरा भाई है। वहां भाई बैठा है और मैं इधर को देखूं, वह मेरा भाई है, तो ये गलत हो जाएगा ना। सामने इशारा करना पड़ेगा, वह मेरा भाई है या वह मेरा भाई है, इशारा करूंगा। देखो, अब यहां पर वह इशारा करके बोला ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखो, वह बिना इशारे के बोलता हूं, तब वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तब वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसे बोलता हूं, देखो, वह अन्य पुरुषवाचक में वह कैसे होगा, राम मेरा मित्र है, वह आज नहीं आया है। यहां कोई इशारा नहीं हो रहा। देखो, राम मेरा मित्र है, वह आज नहीं आया है, वह आज नहीं आया है। कहां इशारे किया हमने, कोई इशारे करने की आवश्यकता भी नहीं है। और अगर सामने मेरा भाई बैठा है और मैं बोल रहा हूं वह मेरा भाई है, तो इशारा करना ही पड़ेगा। बिना इशारा किए बोलो तो वह मेरा भाई है, वहां पर बैठा है आपका भाई, और बोलो बिना इशारा किए, वह बोलो वह मेरा भाई है, बिना इशारा किए बोलोगे वह मेरा भाई है। सामने वो सुनने वाला कहेगा कौन, फिर आप इशारा करोगे, तो इशारा करना पड़ेगा। यही अंतर है, यही अंतर है निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक इसका एक भेद है, पुरुषवाचक का एक भेद है, जो इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, मैं बता चुका हूं। संकेतवाचक सर्वनाम लिखो, अथवा, अथवा एक परिभाषा लिखो, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा पास या दूर, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा पास या दूर के, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा पास या दूर के व्यक्ति वस्तु या स्थान, व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत करना पड़े। पास या दूर के, या तो पास के लिए या दूर के लिए, जहां के लिए भी है, इस संकेत माने इशारा करना पड़े। पास या दूर के व्यक्ति वस्तु या स्थान की ओर संकेत, ब्रैकेट में इशारा लिखे, संकेत इशारा करना पड़े, इशारा करना पड़े, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे दूर वहां पर एक पहाड़ी दिख रही है मुझे, मैं उस पहाड़ी में एक घर है तो मैं बोलूंगा वह मेरा घर है। लिख दीजिए, वह मेरा घर है। बिना इशारे के बोलो तो वह मेरा घर है। आप बिना इशारे के बोलोगे वह मेरा घर है तो कौन सामने जो होगा वो बोलेगा कौन सा घर है तुम्हारा, फिर इशारा करोगे वह मेरा घर है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, बिना इशारा के यह नहीं बोल पाओगे, बोलोगे तो अन्य पुरुष बन जाएगा। जैसे अन्य पुरुष में बोलता हूं मैं क्या, यह, देखो अन्य पुरुष में बोल रहा हूं बिना इशारे के। जैसे अन्य पुरुष में बिना इशारे के बोलता हूं तो एक वाक्य लिखा हूं क्या, यह शोचनीय विषय है, यह शोचनीय विषय है। यहां पर यह में इशारा नहीं करना पड़ेगा, देखो यह शोचनीय विषय है, कोई इशारा नहीं, यह शोचनीय विषय है। इसमें मत लिखना, समझा रहा हूं मैं, यह सोचनीय विषय में इशारा कर रहे हो क्या, नहीं। लेकिन यह मेरी पुस्तक है, इशारा कर रहे हो ना, निश्चयवाचक, यह मेरी पुस्तक है। यही अंतर है दोनों में, एक में इशारा करना पड़ता है, एक में नहीं करना पड़ता है। इशारा करना पड़ता है निश्चयवाचक, बिना इशारे के अन्य पुरुषवाचक। ये बहुत एग्जाम में ऐसे ही आते हैं और यही गलती करा बैठते हैं हमसे। इसको यही समझना है, इशारा करना पड़े तो निश्चयवाचक संकेतवाचक, बिना इशारे के बोलना पड़े तो अन्य पुरुषवाचक। ठीक हो गया। लिखो जैसे, अच्छा ये दोनों लिख दियो ना। जैसे अब यह और वह का तिर्यक रूप, तिर्यक रूप तो मैं बता चुका हूं ना, पहले वाले वीडियो में तिर्यक रूप बताया था, फिर बता देता हूं। वह का तिर्यक रूप वे, माने वह में आप जब एक कारक चिन्ह जोड़ते हो तो क्या बन जाता, वे बहुवचन, वे कारक चिन्ह जोड़ोगे, उसका का जोड़ दिया, उसके के जोड़ दिया, या फिर आप उसने, उससे, उसका, उसके, उसकी, ये तिर्यक रूप कहलाएंगे। ये मूल रूप, ये तिर्यक रूप। ये मूल रूप, इसके तिर्यक रूप, ये इसका, इसके, इसकी, इसको, इससे, इसने, तिर्यक रूप, ये सब आ सकते हैं। देखो इशारा करके बोलता हूं, इसने, देखो सामने एक व्यक्ति है, इसने मेरी पेन चुरा ली है, इसने, तो इशारा कर रहा हूं ना, इशारा कर रहा हूं, निश्चयवाचक। तो यही ध्यान रखना है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब लिखो निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर। निश्चयवाचक सर्वनाम जो ये पढ़ाया और अन्य पुरुष जो इससे पहले पढ़ा चुका हूं, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर। निश्चयवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर। क्या अंतर है, लिखो लिखो लेखक, लिखो लेखक या वक्ता द्वारा, लेखक या वक्ता द्वारा, लेखक या वक्ता द्वारा जिन सर्वनाम शब्दों में इशारा करना पड़े, जिन सर्वनाम शब्दों में इशारा करना पड़े वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें कोई श्रोता, इसमें कोई श्रोता, श्रोता माने सुनने वाला, इसमें कोई श्रोता सुनने वाला सामने उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी। सामने ना हो तो दूर हो तब भी इशारा करना पड़ेगा, वहां बहुत दूर, वह देखो वहां दूर है तो वह मेरा, देखो इशारा करना पड़ेगा। सामने उपस्थित हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जबकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जबकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में न तो संकेत होता है, न तो संकेत होता है, न सामने कोई श्रोता, न सामने कोई श्रोता। उसमें सामने श्रोता हो भी सकता है, नहीं भी। इसमें तो पक्का नहीं होगा। सामने न तो संकेत होता है, नहीं सामने कोई श्रोता होता है, नहीं सामने कोई श्रोता होता है। तथा इसमें इशारा भी नहीं करना पड़ता है, तथा इसमें इशारा भी नहीं करना पड़ता है, इसमें इशारा भी नहीं करना पड़ता है। दोनों के एक एक उदाहरण लिखा देते हैं। दोनों का एक उदाहरण, निश्चयवाचक का उदाहरण, यहां पर निश्चयवाचक लिखना, उसके नीचे उदाहरण लिखना। निश्चयवाचक में ये मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है।
यह मेरी पुस्तक है। ये तो हो गया निश्चयवाचक। और इसी को यह बनाकर यहां लिखोगे, देखो ये अन्य पुरुषवाचक लिखना, यहां अन्य पुरुषवाचक, यह शोचनीय विषय है, शोचनीय विषय है। यह शोचनीय विषय है। ठीक है, और एक उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण एक और लिखा देता हूं। निश्चयवाचक यहां पर लिखा है ना, आपने निश्चयवाचक लिखा है तो इशारा करना पड़ेगा, उसकी आंख देखो, उसकी आंख देखो। इशारा करोगे ना, उसकी आंख देखो, उसकी आंख देखो, इशारा करोगे ना तो निश्चयवाचक। अन्य पुरुषवाचक में क्या लिखोगे, उसकी मां नहीं है, वो सामने उपस्थित नहीं है, उसकी मां नहीं है। राम मेरा मित्र है, उसकी मां नहीं है। लो, उसके लिए थर्ड पर्सन के लिए हो, सामने सुनने के लिए नहीं है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के पास कुछ लिखता हूं, कुछ, ठीक है, और वाक्य बनाकर लिख देता हूं यहां पर, चाय में कुछ पड़ा है। चाय में कुछ पड़ा है, कुछ लिख दिया ना। अब देखो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर, अगर ये सर्वनाम है तो संज्ञा के स्थान पर आया होगा। ये क्या है? सर्वनाम है तो किसके स्थान पर आया होगा? संज्ञा के। क्या यहां पर संज्ञा ला सकते हो? ला सकते हो तो ही सर्वनाम होगा, क्योंकि इसकी जगह संज्ञा लाओ। मैं फर्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, इससे ठीक पहले वाले सर्वनाम में क्या ये या तो ये सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर आया है, ये सर्वनाम है और संज्ञा के स्थान पर आया, तो इसको हटाकर यहां पर संज्ञा भी ला सकते हैं। ले आ रहा हूं, देखो चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कीड़ा पड़ा है। लो, संज्ञा ले आया वापस, संज्ञा आ गई ना। संज्ञा के स्थान पर क्या आते हैं? सर्वनाम। तो इसके स्थान पर सर्वनाम कुछ, यह है सर्वनाम। अब क्या पड़ा है पता है? माना यहां पर कीड़ा शब्द तो हटा दिया हमने और बोल रहे हैं चाय में कुछ पड़ा है। क्या पड़ा है बताओ? जब कीड़ा नहीं है, कुछ और है। आप देख रहे हो चाय में दिख रहा है कुछ पड़ा है, लेकिन फिक्स नहीं है क्या पड़ा है। फिक्स नहीं है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय है ना, निश्चय नहीं है क्या है। अब मैं ऐसे बोलता हूं, क्या कहीं जा रहा हूं, या ऐसे बोल रहा हूं कहीं जा रहा है। कोई जा रहा था तो हमने बोला कहीं जा रहा है। कहां जा रहा है पता है? नहीं पता है ना, तब बोल रहे हम कहीं जा रहा है। कहीं पता नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक, कहीं जा रहा है। अब कहीं के स्थान पर संज्ञा ला सकते हो, ला सकते हो, तो इसका मतलब कहीं सर्वनाम है। जैसे लिख देता हूं, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, यह सर्वनाम है। सर्वनाम किसके स्थान पर आते हैं? संज्ञा के। यहां पर संज्ञा ला सकते हो, कहीं जा रहा है, पता ही नहीं है देखो कहां जा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसी को कहते हैं, जहां निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध नहीं होता है। जा तो रहा है कहीं, कौन से कोई न किसी स्थान को जा रहा है, लेकिन पता नहीं है कहां जा रहा है। अनिश्चित स्थिति है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम है तो संज्ञा की जगह आया होगा। यहां पर संज्ञा भी आ सकती है, कहीं जा रहा है की जगह संज्ञा लाओ, दिल्ली। इसको मिटाकर यहां पर दिल्ली जा रहा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिल्ली जा रहा है। तो आपको मेरा कहने का अर्थ है कि यहां पर ये संज्ञा, ये सर्वनाम है तो यहां संज्ञा आ सकती है एक, और ये फिक्स नहीं है कहां जा रहा है। जरूरी है कि दिल्ली जा रहा है, कहीं और भी निश्चित नहीं है कहां जा रहा है। इस वाक्य में देखो कहां जा रहा है पता नहीं है ना, निश्चित नहीं है, कहीं जा रहा है के लिए निश्चित नहीं है। तो क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, जैसे एक उदाहरण बोल देता हूं, कोई आया है। कौन आया है पता है? नहीं पता है, कोई आया है कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
कोई की जगह संज्ञा लाओ, ले आओगे, सुरेश आया है। तो कोई आया है, नहीं पता है कौन आया है, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान, निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते। निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नहीं कराते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लिख दो, एक उदाहरण लिखो, चाय में कुछ पड़ा है, कुछ को अंडरलाइन कर देना। चाय में कुछ पड़ा है, कुछ, इसमें तीन ही शब्द आते हैं, कुछ, कहीं, कोई। लिखो चाय में कुछ पड़ा है, कहीं जा रहा है, इसको भी अंडरलाइन कर देना, कहीं जा रहा है। और कोई आया है, कोई आया है, इसमें कोई को अंडरलाइन कर देना। हो गया ना, कोई आया है। ये तीन सर्वनाम क्या हो गए? कुछ, कोई, कहीं। ये शब्द ना अनिश्चित स्थिति का बोध कराते हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके मैं लिखाता नहीं हूं, सुन लेना। मैं लिखा नहीं रहा हूं, कुछ समय बाद मेरी एक पुस्तक आएगी, आप उस पुस्तक को ले लोगे। ठीक है, कुछ समय लगेगा, अभी 4-5-1 महीने, तो उसके बाद आप उस पुस्तक को ले लीजिएगा। अगर आपको वो जब पुस्तक मिल जाएगी तो आप और बेहतर स्टडी कर सकते हैं। मैं उदाहरणों सहित समझाया हूं, चूंकि मैं यहाँ पर इतने बहुत सारे उदाहरण नहीं समझा सकता है ना, इसलिए वहां पर पुस्तक में उदाहरणों सहित समझाया हूं। पर यहाँ पर देखिए, कहीं, कुछ और कोई है ना, कोई की जगह क्या आएगा? कोई, कोई। द्वित्व भी हो सकता है, कुछ, कुछ, कहीं, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। द्वित्व भी हो सकता है, और भी कैसे? द्वित्व दो तरीके से हो सकता है, कहीं, कहीं, कुछ, कुछ, या कोई, 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 कोई जा रहे हैं, कुछ ना कुछ, या कुछ, कुछ। अब दो तरीके से, एक तो कुछ, कुछ, एक कुछ ना कुछ, एक कोई, कोई, कोई ना कोई, कहीं, कहीं, कहीं ना कहीं। कहीं कहीं बारिश होती है, कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, दोनों में अंतर है। कहीं कहीं, कहीं ना कहीं, ऐसे भी ये प्रयुक्त होते हैं, तो भी इसमें कोई वो नहीं है। कहीं शब्द आ गया है, 2 बार आए, द्वित्व होकर आए, या 1 बार आए, लेकिन है क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो चुका। अब लिखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। हेडिंग लिखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम लिखो। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या शब्द आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा क्या? जैसे मैं बोलता हूं, अब फिर इसको भी समझा देता हूं। देखो, अगर हम लिखें क्या खा रहे हो, यह सर्वनाम कौन सा हो गया? क्या प्रयुक्त तो है ना, ये कौन सा सर्वनाम है? ये सर्वनाम है प्रश्नवाचक, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या खा रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए क्या क्या हो गया? प्रश्नवाचक। लेकिन अगर ये सर्वनाम है तो ना, मैं बता चुका हूं किसके स्थान पर आया होगा? संज्ञा के। तो संज्ञा ला सकते हो, यहां पर लाओ। इसके संज्ञा के स्थान पर आया तो ऐसे सोच लो, प्रिंसिपल छुट्टी में चले गए तो वाइस प्रिंसिपल वहां पर बैठ गए, वाइस प्रिंसिपल बैठ गए, लेकिन प्रिंसिपल छुट्टी पूरी करके आए तो वाइस प्रिंसिपल को उठना पड़ेगा और फिर से प्रिंसिपल उसी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो ये तो नहीं कि वाइस प्रिंसिपल फिर कहने नहीं अब मैं बैठ गया हूं तो उठूंगा ही नहीं, आप आ गए हो तो मैं क्या करूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वैसे ही यहां पर क्या किसके स्थान पर आया? संज्ञा के स्थान पर। तो इसके स्थान पर वापस संज्ञा ला सकते हैं, वापस संज्ञा ले आते हैं। अगर यहां पर संज्ञा आ सकती है तो इसका मतलब क्या सर्वनाम ही था। यहां पर संज्ञा लाओ, फल। फल खा रहे हो, वो कहेगा हाँ। आपने क्वेश्चन पूछा फल खा रहे हो, लेकिन आपने फल संज्ञा ना बोलकर, ये संज्ञा थी ना, संज्ञा ना बोलकर क्या बोला? क्या। क्या खा रहे हो, देखो सर्वनाम बोला क्या, ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर आया, संज्ञा मिटाई मैंने अभी, फल संज्ञा थी, मिटाकर क्या ले आया? सर्वनाम। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं और ये सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हो। तो लिखो
प्रश्नवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है, ये भी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए में आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्न किया जाता है? प्रश्न किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सवाल पूछा जाता है, प्रश्न नहीं। सवाल पूछा जाता है और प्रश्न किया जाता है। ठीक है, प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए वो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए में आएगा उसने प्रश्न पूछा, उसने प्रश्न किया। दोनों में शुद्ध कौन है? उसने प्रश्न किया। उसने प्रश्न पूछा क्यों गलत है? क्योंकि सवाल पूछा जाता है, प्रश्न नहीं। सवाल किया, सवाल पूछा और प्रश्न किया। इसलिए जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। 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 इसमें क्या क्या आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में? लिखो क्या, कौन, कहां, किसे। क्या, कौन, कहां, किसे तथा इनके त्रियक रूप। त्रियक रूप समझा चुका हूं पहले वाली वीडियो में। त्रियक रूप तथा इनके त्रियक रूप। त्रियक रूप क्या होते हैं? किसे का त्रियक रूप बनाओगे, जैसे किसे है, इसका त्रियक रूप बनाओगे तो किसको, को जोड़ दिया, किसे में को जोड़ दिया, किसको। ने जोड़ोगे किसने, किसका, किसके, किसकी, का, के, की, को। क्या है? अब जो भी जोड़ोगे तो क्या समझ गए ना? जो भी जोड़ोगे को, का, के, की, इसमें वो त्रियक रूप, तो त्रियक रूप भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा आपने? लिखा आपने क्या? दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, क्या, कौन, कहां, किसे तथा इसके त्रियक रूप प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे एक उदाहरण यही लिखो, क्या खा रहे हो। क्या खा रहे हो, प्रश्न पूछो, क्या को अंडरलाइन कर दोगे। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लिखो, कौन आ रहा है। कौन, कौन आ रहा है, प्रश्न पूछ रहे हो, कौन आ रहा है। उत्तर मिलेगा तो फिर अलग बात है, अभी कौन आ रहा है। कौन की कौन अंडरलाइन कर देना। क्या है? कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो संज्ञा ला सकते हो क्या? कौन की जगह लाओ संज्ञा, इसके स्थान पर तो संज्ञा आ सकती है क्योंकि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं। कौन आ रहा है? आदमी आ रहा है, रमेश आ रहा है। प्रश्न, रमेश आ रहा है, हाँ, तो रमेश की जगह कौन, कौन आ रहा है, सर्वनाम। ठीक है, इनके भी द्वित्व रूप आ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या, कौन कौन, किसे किसे। ठीक है, ये द्वित्व रूप। अब लिखो संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट लिखो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ध्यान देना। हाँ, संबंध दो चीजों के बीच होता है हमेशा। ठीक है, संबंध दो चीजों के बीच होता है। एक चुंबक है, आप ऐसे चुंबक बिना लोहे को खींचते हैं ना, चुंबक आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, या चुंबक और लोहा आकर्षित होते हैं। एक लोहा पकड़ो, एक चुंबक, तो दोनों एक दूसरे को खींच देंगे एक दूसरे की ओर, या उल्टा पकड़ोगे दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे। पर ध्यान देना, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, लोहा और चुंबक, क्योंकि दोनों के बीच आपस में दो लोगों के बीच संबंध होता है। उन दोनों के बीच संबंध है, आकर्षण होता है, कोई ना कोई एक संबंध है। संबंधवाचक सर्वनाम दो के बीच होता है, इसलिए संबंध माने दो, संबंधी दो। अब आपने ऐसे चुंबक पकड़ा और लोहा है नहीं, तो खींचेगा किसी की ओर? खाली चुंबक पकड़ा है ही नहीं लोहा, तो नहीं खींचने वाला, क्योंकि संबंध जिसके साथ होता है, लोहे के साथ होता है, वो तो है नहीं। ऐसे ही संबंधवाचक सर्वनाम में भी क्या होता है? दो के बीच संबंध होगा। किन दो के बीच? दो वाक्यों के बीच जब सर्वनाम, दो उपवाक्यों के बीच जब संबंध स्थापित हो तो वो संबंध स्थापित संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा होता है। संबंधवाचक सर्वनाम के द्वारा होता है। इसमें कैसे शब्द आते हैं? इसमें आते हैं ऐसे, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में कैसे शब्द आते हैं? जो सो, इसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं, जो सो, जिसका जिसके, जिसका उसका, जो सो, जिसका उसका, जिसका उसका। या कभी कभी ऐसे भी आता है जैसे, जैसा वैसा,
देखो कैसे आ रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसका है, जिसका है वो ले जाए, जिसका के साथ वो भी आता है, उसका भी आता है वो भी आता है, जिसका है वो ले जाए। जो करोगे वो सो भरोगे। जो खा रहा है, जो के साथ वो भी आ सकता है, जो खा रहा है वो आगे आ जाए। ठीक है, आप जो वो जैसा वैसा जितना उतना, इस शब्द इस प्रकार के शब्द जहां आते हैं वो संबंध दो होंगे पक्का, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दो होंगे पक्का, सिंगल नहीं। क्या के साथ तो कुछ नहीं आएगा ना। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या था, इसके साथ लाओ कुछ ऐसे, जो के साथ सो, क्या, जिसका वो, जिसका उसका, जैसा वैसा, इसके साथ नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इसमें संबंध नहीं होता है। संबंध इसके साथ ये, इसके साथ ये, जिसका है वो, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा लाना ही पड़ेगा। लिखिए संबंधवाचक सर्वनाम शब्द की परिभाषा। लिखिए संबंधवाचक सर्वनाम शब्द की संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। संबंधवाचक शब्द का अर्थ है संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम। 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 जब वाक्य की दो बातों में संबंध स्थापित करना हो, जब वाक्य की दो बातों में संबंध स्थापित करना हो, वाक्य की दो बातों में संबंध स्थापित करना हो, जब वाक्य की दो बातों में संबंध स्थापित करना हो, तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। 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 संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। लिखो, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। मिश्र वाक्यों में किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। मिश्र वाक्यों में किया जाता है। मिश्र वाक्यों में किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। मिश्र वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, मिश्र वाक्य जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, वहां पर भी याद दिलाऊंगा मैं आपको। जैसे लिखो, जैसे, जैसे लिखना, उदाहरण लिखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो के साथ सो भी आ सकता है या वह भी आ सकता है। जो लिख रहा है, जो लिख रहा है वो, जो लिख रहा है वो मेहनती है। जो लिख रहा है वो परिश्रमी है। वो परिश्रमी है। देखो, जो, वो, जैसा वैसा, और क्या आ सकते हैं इसमें, लिखो जिसका उसका, लिख दीजिए नीचे, जिसका उसका, जो शो, वह जो शो, वह जो, वह के साथ जो भी आ सकता है, वह जो, जिनका उनका, जिनका उनका, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हेडिंग अंतिम लिखनी है आपको, क्या, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखिए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, निजत्व का बोध जहां पर हो। निजवाचक सर्वनाम, निजत्व का बोध जहां पर हो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहां पर निजत्व का बोध होता है? निजत्व माने सेल्फ। ध्यान देना, निज माने सेल्फ। ध्यान से समझने का प्रयास करना। क्या? एक सर्वनाम शब्द बोलता हूं, देखो, एक सर्वनाम शब्द है मैं सामान्य प्रकार से बोलता हूं, मैं खा रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपने लिए एक सर्वनाम शब्द ऐसा बोलूं जहां सेल्फ का बोध हो, वहां तो निजत्व का बोध हो, तो वहां निजवाचक होगा। मैं तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक। मैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, उसमें भी उत्तम पुरुष। लेकिन मैं के अलावा जैसे अपने लिए बोलूं एक सर्वनाम शब्द, मैं अपना काम खुद करूंगा, खुद, अपना, तो ये सेल्फ का बोध है ना। सेल्फ बोधक क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। खुद, स्वयं, अपना,
अपने आप, ये सर्वनाम शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्द है। तो यहां सेल्फ का बोध होता है, निजत्व का बोध होता है। तो लिखो जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के निजत्व का बोध होता है, कर्ता के, मैं अभी समझाऊंगा, कर्ता के निजत्व का बोध होता है, ब्रैकेट में सेल्फ का बोध होता है, कर्ता के निजत्व सेल्फ का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के निजत्व का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता के निजत्व का सेल्फ का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता के निजत्व का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, मैं ध्यान से देखना, निजवाचक सर्वनाम में एक नई चीज आपको बताऊंगा जो शायद ही आपने पढ़ी हो। निजवाचक सर्वनाम में जो नई चीज मैं आपको बताऊंगा शायद ही आपने पढ़ी हो। क्या? निजवाचक सर्वनाम में ना हिंदी में मूल रूप से 3 शब्द मिलते हैं। हिंदी में आप, अब आप कहोगे सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए होता है। मैं अंतर बताता हूं, सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए भी आप होता है और निजत्व सेल्फ के लिए भी आप। जैसे वह आप ही आप बोल रहा था, आप देखो निजत्व सेल्फ, मैं आप ही आप बड़बड़ा रहा हूं, या मैं आप ही आप बोल रहा हूं। आप अपने लिए निजत्व सेल्फ पर या दूसरे के लिए सेल्फ पर, जैसे वह आप ही आप बड़बड़ा रहा है, वह आप ही आप बोल रहा है। देखो उसके निजत्व का बोध है वो, और सुनने के लिए उपस्थित नहीं है वो। जरूरी नहीं कि सुनने वाले के लिए आप बोलेंगे आप खड़े हो जाओ तो मध्यम पुरुष। वह आप ही आप बड़बड़ा रहा है या वह आप बड़बड़ा रहा है, कभी ऐसे भी बोल देते हैं हिंदी में। तो आप मूल रूप से आप, या इसके अलावा आपके अलावा आपके त्रियक रूप, आपके त्रियक रूप में आएंगे अपना, अपना, जैसे अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करो, अपना। और ऐसे ही अपने, इसका त्रियक रूप अपने। एक तो ये हो गया, एक इसके त्रियक रूप 2, और तीसरा जो इसमें आता है वो क्या आता है? अपने आप, अपने आप। अब ध्यान देना, ये शब्द जब कभी भी आएंगे ना, ये शब्द ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, लेकिन कैसे? निजत्व सेल्फ की दृष्टि से आए, सेल्फ का बोध कराते हैं, खुददारी, मैं अपना काम खुद करूंगा। खुद तो नहीं आया अभी, यहां लिखा रहा हूं। ये मूल रूप से हिंदी के 3 हैं। जैसे वह अपने आप बोल रहा था, अपने आप, मैं अपने आप खाऊंगा। वह अपना काम खुद कर रहा है, अपना। तुम अपना काम खुद करो, अपना, अपने आप, अपने, अपने आप, अपने, अपना, अपने आप ही आप, आपका रूप आप ही आप बोल रहा था। ये जहां पर भी निजत्व के अर्थ में, सेल्फ के अर्थ में आए तो निजवाचक। इसके अलावा संस्कृत का स्वयं, संस्कृत का स्वयं, ये संस्कृत का शब्द है, और फारसी का खुद, इतने ही शब्द आते हैं। 1 2 3 4 5, ये संस्कृत और ये फारसी और ये हिंदी। ये लिख दो, इनको लिख दो। हिंदी में पहले लिखो, हिंदी में मूल रूप से 3 प्रकार के निजवाचक सर्वनाम होते हैं। 3 प्रकार के निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। 3 प्रकार के निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। कौन कौन से? लिख दो ये तीनों। हिंदी में आप और उसका त्रियक रूप है अपना, अपने, आप और इसके त्रियक रूप, और वैसे 1 2 तीसरे में अपने आप। फिर लिखो चौथा संस्कृत का स्वयं, 5वां फारसी का खुद भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब नोट करके लिखो, नीचे नोट करके लिखो। ये सब पढ़ा चुका हूं, अब नोट करके लिखो। सर्वनाम समाप्त के, लेकिन नोट करके एक चीज क्या लिखनी है, ध्यान देना। नोट करके एक चीज लिखनी है। मैं आपको बताया था, जैसे आप लिखोगे आप
चले जाए, चले जाओ, आप चले जाओ। ये आप क्या है? क्या निजवाचक है? सेल्फ का बोध हो रहा है आप चले जाओ में? नहीं, सेल्फ का आप चले जाओ सामान्य है। वह आप ही आप बड़बड़ा रहा था, सेल्फ का बोध है खुद। आप ही आप बड़बड़ा रहा था मैंने खुद बड़बड़ा रहा था, सेल्फ का। लेकिन ये आप क्या है? पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है। सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए बोलेंगे आप चले जाओ। ये क्या सर्वनाम है ना? ये किसके स्थान पर आया है? संज्ञा के। यहां पर संज्ञा लिखो, श्याम। शाम से बोल रहे थे तो बोल दिया शाम चले जाओ। शाम को मिटाएंगे तो क्या आ जाएगी वापस? शाम माने संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आप। तो लिखो नोट में पहला पॉइंट, ध्यान रहे कि कोई भी पद सर्वनाम तभी कहलाएगा। ध्यान रहे कि कोई भी पद सर्वनाम तभी कहलाएगा। कोई भी पद सर्वनाम तभी कहलाएगा। ध्यान रहे कि कोई भी पद सर्वनाम तभी कहलाएगा। कोई भी पद सर्वनाम तभी कहलाएगा जब उसके स्थान पर संज्ञा आ सकती हो। जब उसके स्थान पर संज्ञा लाई जा सकती हो। जैसे मैं ले आया था अभी, इसके स्थान पर संज्ञा ले आया था। जब उसके स्थान पर संज्ञा लाई जा सकती हो। इसके स्थान पर संज्ञा ला रहे हो तो तभी सर्वनाम ये है। नहीं ला पा रहे हो तो ये सर्वनाम भी नहीं होगा। लाई जा सकती हो। यदि संज्ञा के स्थान पर लिखो, यदि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम, वह सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा आ रही है। वह सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा आ रही है। सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा आ रही है तो ही वह सर्वनाम कहलाएगा। तो ही वह सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम कहलाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, कुछ सर्वनाम शब्द दो भिन्न लिखो। कुछ सर्वनाम शब्द दिमदित्स एक नाम आता है, ध्यान देना। दिमसित्स एक नाम आता है। मैं पहले लिखो कुछ सर्वनाम शब्द, यहां ध्यान देना। पहले एक बार देखो तो ध्यान देना। हाँ क्या एक सर्वनाम शब्द है जो कोई। देखो जो अलग सर्वनाम है और कोई अलग। जो संबंधवाचक सर्वनाम में आ रहा था और कोई किस में आ रहा था? अनिश्चयवाचक में। इन दोनों को मिक्स करके एक साथ बोल दे रहे हैं हम। जो कोई खाने वाला है बैठ जाए। जो कोई मिक्स करके बोल दिया ना, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम भी होते हैं। लिखो इसी को परिभाषा में क्या लिखोगे? लिखो कुछ सर्वनाम शब्द दो भिन्न सर्वनाम शब्दों से मिलकर, दो भिन्न माने अलग अलग, दो भिन्न अलग अलग ब्रैकेट में लिख देना। दो भिन्न अलग अलग सर्वनाम शब्दों से मिलकर, सर्वनाम शब्दों से मिलकर संयुक्त रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। संयुक्त रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। संयुक्त रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। दो भिन्न सर्वनाम शब्दों से मिलकर संयुक्त रूप में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे 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 जो कोई, जो कुछ, जो कुछ, कोई कुछ कह रहा है। देखो कोई कुछ, जो कुछ, कोई कुछ, सब कुछ है ना। अब इसी में क्या ना, ये संयुक्त सर्वनाम हो गए। लेकिन संयुक्त सर्वनाम क्या अलग से सर्वनाम की कोटि में है? कोई नहीं है ना, नहीं है ना। तो लिखो इस प्रकार के मिश्रित या संयुक्त सर्वनाम शब्दों को, इस प्रकार के मिश्रित या संयुक्त सर्वनाम शब्दों को, ध्यान देना, मिश्रित या संयुक्त सर्वनाम शब्दों को ध्यान से सुनना। रूस के प्रसिद्ध हिंदी व्याकरणाचार्य, रशिया के रूस के एक प्रसिद्ध विद्वान थे हिंदी में। रूस के बहुत बड़े विद्वान हुए हिंदी में। उन्होंने स्टडी की, हिंदी व्याकरण की एक बुक लिखी है। रूस के प्रसिद्ध हिंदी व्याकरणाचार्य क्या है उनका नाम?
दिमशित्स, अंडरलाइन करके लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं। दिमशित्स, रूस के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य दिमशित्स ने अपनी पुस्तक उनकी पुस्तक का नाम अंडरलाइन करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें, हिंदी व्याकरण की रूपरेखा। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा में अलग अलग प्रकार का सर्वनाम माना है, अलग प्रकार का सर्वनाम माना है। हिंदी व्याकरण की रूपरेखा में अलग प्रकार का सर्वनाम माना है, जिसे संयुक्त सर्वनाम का नाम दिया है, जिसे संयुक्त सर्वनाम का नाम दिया है। अलग प्रकार का सर्वनाम माना है, जिसे संयुक्त सर्वनाम का नाम दिया है। ठीक है, एक चीज और बताता हूं, क्या पुरुषवाचक सर्वनाम और कभी कभी क्या होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में ध्यान देना, कभी कभी पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष को अन्य पुरुष को मध्यम पुरुष ऐसा कर दिया जाता है। यह आते हैं एग्जाम में ज्यादा। क्या होता है कि मैं आप जैसे बताया कि मध्यम का अन्य ऐसे प्रयोग होता है, क्या जैसे आप शब्द है, आप शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है बताओ तो? आप शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए ना। तो कौन सा सर्वनाम? मध्यम पुरुष ना। लेकिन अब मैं थर्ड पर्सन के लिए करता हूं आपका इस्तेमाल। देखो कैसे कर रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस परम देशभक्त थे, आप हमेशा देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस के लिए आप बोला मैंने, सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आप देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। वो सुनने के लिए है क्या यहां पर? नहीं। थर्ड पर्सन के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द आपको मैंने प्रयोग की दृष्टि से अन्य बना दिया। अगर सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए आप खड़े हो जाइए तो वो तो मध्यम पुरुष ही है। थर्ड पर्सन के लिए भी आप बोल दे रहा हूं प्रयोग के कारण। भाषा प्रयोग की वस्तु है, समझा चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में कहीं में। भाषा तो प्रयोग की वस्तु है, जैसा प्रयोग करोगे, प्रयोग के आधार पर मध्यम पुरुष को अन्य पुरुष बना दे रहे हो आप। प्रयोग के कारण ऐसा हो रहा है। अब फिर मध्यम पुरुष नहीं कहलाएगा, प्रयोग में अन्य पुरुष हो गया तो अन्य ही कहलाएगा। उसका प्रयोग अन्य में कर दिया है। स्थिर नहीं रह सकते ना आप, ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। भाषा बंधनों में नहीं बंधी रहती है। यानी आपने कहा नहीं आप तो मध्यम पुरुष है जी, मध्यम पुरुष ही रहेगा, नहीं। उसको आप प्रयोग अन्य पुरुष के लिए कर रहे हो तो अन्य बना दिया आपने, क्योंकि भाषा प्रयोग पर डिपेंड करती है, प्रयोग पर आधारित होती है। आप सामने उपस्थित वाले के लिए बोलोगे तो मध्यम पुरुष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आप हमेशा आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। अब तो आप सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए नहीं बोला, थर्ड पर्सन सुभाष चंद्र बोस के लिए बोला, जो है नहीं यहां पर। वो यहां तो छोड़ दीजिए, संसार में है नहीं अभी, तो थर्ड पर्सन के लिए बोल दिया तो क्या हो गया? आप अन्य पुरुषवाचक। कभी कभी ऐसा होता है तो क्या होता है, लिखो, नोट करके लिखो, नोट लिखो। भाषा लिखना, हाँ, भाषा प्रयोग की वस्तु है, नोट करके लिखना है, भाषा प्रयोग की वस्तु है। भाषा प्रयोग की वस्तु है जिस कारण, भाषा प्रयोग की वस्तु है जिस कारण आप तथा तुम, जिस कारण आप तथा तुम जैसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, आप तथा तुम जैसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी बना दिया जाता है। 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 जैसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी बना दिया जाता है। जैसे लिखो, हाँ, दोनों को बनाते हैं। जैसे एक तो अभी बोला, लिखो। जैसे नंबर 1, सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। अब सुभाष चंद्र बोस के लिए आप बोलेंगे तो आपने, आपका एक त्रियक रूप तो है ना, त्रियक रूप हो सकता है। हाँ, आपने, आपका आपने बना रहे हैं। आपने देश की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया। आपने को अंडरलाइन करके क्या लिख दोगे? आपने देश की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया।
आपने को अंडरलाइन करके लिख दो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो अन्य बना दिया है, मध्यम पुरुष का अन्य बना दिया है। हाँ ठीक है, मध्यम पुरुष का अन्य में ना, और दूसरा मध्यम पुरुष का अन्य में दूसरा है तुम या तुम्हारा, तुम्हारे, तुम का तिर्यक रूप लिखो। जैसे लिखो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद संस्कृति के पोषक थे, संस्कृति के पोषक थे। स्वामी विवेकानंद संस्कृति के पोषक थे। तुम्हें, अब स्वामी विवेकानंद के लिए बोल रहा हूं, देखो तुम्हें आज फिर से, संस्कृति के पोषक थे, तुम्हें आज फिर से भारतवर्ष में आना चाहिए, भारतवर्ष में आना चाहिए। देखो थर्ड पर्सन के लिए बोल रहा, डायरेक्ट भी बोल सकते हो ना, कभी कभी आप बोलते हो क्या, देखो मैं कैसे बोलता हूं ऐसे ही, आप कभी कभी तुम्हें को अंडरलाइन करके लिखना अन्य पुरुषवाचक। कभी कभी आप कैसे बोल देते हो कि देखो गांधी जी फिर से तुम्हारी इस धरती को आवश्यकता है, तुम्हारी, थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हो, गांधी जी तो है नहीं, तुम्हारी बोल रहे हो, सामने उपस्थित वाले के लिए बोलना चाहिए था तुम्हारी, थर्ड पर्सन के लिए बोल दे रहे हो, गांधी जी जो है ही नहीं, तुम्हारी आज फिर से धरती को आवश्यकता है। ये तुम्हारी थर्ड पर्सन के लिए हो गया ना। इसलिए कभी कभी क्या होता है, प्रयोग के कारण ऐसा होता है। देख लीजिए कि ये किसके लिए बोला है, जरूरी नहीं कि यही शब्द रहे, देख लीजिए कि ये किसके लिए बोला है। ठीक है, आपको ये देखना है कि किसके लिए बोला है, कि अपने लिए बोला है, सामने उपस्थित सुनने वाले के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। अगर थर्ड पर्सन के लिए बोला है और सर्वनाम शब्द मध्यम है, लेकिन वो थर्ड पर्सन के लिए बोल दिया तो अन्य पुरुष हो जाएगा, मध्यम की जगह, मध्यम पुरुष की जगह। समझ में आ रहा है ना, ये प्रयोग के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और इस प्रकार सर्वनाम चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा विशेषण, अगला हेडिंग लिख दीजिए विशेषण। ठीक है, थैंक यू।